So under this head, which incomes are taxable? So let us discuss. So under this head, देखो income under the head capital gain. This head is also one of the head of the income. And see under this head, what is the basis of charge? Let us discuss. So this section 45 I think deals with the capital gain. और ये कैपिटल गेन में कब इनकम टैक्सेबल होती है वो मटेरियल में नहीं दिया है. तो लेट अस डिस्कस कि इफ देयर इज ए, देखो अगर आपके पास सबसे पहले क्या है, कोई कैपिटल असेट है, आपके पास क्या है, कोई कैपिटल असेट है. तो यू आर, मतलब कैपिटल असेट इज ओन बाय यू, आपकी खुद की कोई कैपिटल असेट है. ठीक है. नाउ ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर व्हाट यू डू, यू ट्रांसफर द कैपिटल असेट. कैपिटल असेट आपने ट्रांसफर की. ओके. Capital asset you have transferred, and after transferring the asset, okay, on transfer of such asset, any gain is arised to you, okay, then that gain is taxable. On this transfer, on such transfer, the gain is arised to you, okay, then this gain is taxable under the head capital gain. Okay. तो अगर कोई कैपिटल असेट है, कैपिटल असेट को आपने ट्रांसफर किया है when during the previous year, and on the transfer of such asset, if any gain is arised to you, then that gain is taxable under the head capital gain. तो कैपिटल गेन वाले हेड में ये टैक्सेबल होगा. ठीक है. नाउ सी, सो दिस इज दी पॉइंट कि ये हेड में इनकम कब टैक्सेबल होगी. तो कोई भी कैपिटल असेट को ट्रांसफर करने से आपको कोई गेन होता है, ट्रांसफर आपने कब किया है, प्रीवियस ईयर में, तो इट इज टैक्सेबल अंडर दिस. तो व्हाट इज इंपॉर्टेंट हियर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हाट, कि भाई देयर शुड बी ए कैपिटल असेट. सबसे पहले आपके पास कैपिटल असेट होना चाहिए. सपोज कि आई एम डूइंग अ ट्रेडिंग ऑफ अ पर्टिकुलर गुड्स and I am selling the goods, and the sale of the goods, the profit is arise to me. Is it taxable under their capital gain? Answer is no. I am selling the goods, it is my business, so this profit is taxable under the head PGBP. So when the income is taxable under their capital gain, I should have a capital asset. तो capital asset मेरे पास होना जरूरी है. So first of all, it is very much necessary for us to understand that what is capital asset. Then we have to understand that what is cap transfer, because capital asset है, लेकिन आपको ये हेड कब अट्रैक्ट होगा, when you transfer the capital asset, and on the transfer the gain is arise to you. Okay. तो हम ये कैपिटल असेट क्या है, ट्रांसफर क्या है, ओके, हाउ द कैपिटल गेन इज कैलकुलेटेड, दीज आर द थिंग्स वी हैव टू अंडरस्टैंड. सो मोस्टली देखो ये हेड जो है ये कौन कौन सी चीजों से रिलेटेड है, कि ये हेड में हमें क्या पढ़ना है. ये हेड में मेनली हम क्या पढ़ेंगे कि भाई कैपिटल असेट किसको कहते हैं, व्हाट इज कैपिटल असेट, ये हम समझेंगे. विल ऑल्सो लर्न दैट व्हाट इज ट्रांसफर, ये ट्रांसफर किसको कहेंगे. कभी ये ट्रांसफर होता है, तो ट्रांसफर होने से आपको गेन भी होता है, कभी कभी लॉस भी होगा. तो ट्रांसफर होने से गेन और लॉस होता है. तो ये गेन और लॉस को अंदर दिस इट इज डिवाइडेड अंडर दी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस. सो व्हाट इज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस वो भी हम समझेंगे. व्हाट इज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हम समझेंगे. ये दोनों को का रेट अलग रहता है. और देखो कैपिटल गेन अगर आपको होता है, तो कैपिटल गेन कौन से रेट से उस पे इनकम टैक्स लगेगा वो हम पढ़ेंगे. देन वी विल अंडरस्टैंड दैट हाउ टू कंप्यूट द कैपिटल गेन, ये कैपिटल गेन कैसे कंप्यूट किया जाता है ये हम समझेंगे. ठीक है. फिर कैपिटल गेन अलग अलग जो सेपरेट कुछ असेट्स हैं, कुछ स्पेशल असेट, उस पे कैपिटल गेन कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो हम समझेंगे. देन लास्टली कि कैपिटल गेन में से कौन कौन से स्पेसिफिक आपको, जस्ट मिनट बेटा, ये यार
हेलो, am I audible बेटा? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, So sir. I was discussing with you that if there is a capital, तो ये कैपिटल गेन में से कौन कौन से डिडक्शन मिलते हैं, मतलब once you calculate the capital gain, after the computation of the capital gain also there some deductions are available. So what are the various kind of deductions are available from the capital gain that we have to discuss. So ultimately in this chapter we are supposed to discuss all these things, that what is capital asset, what is transfer, what is long-term capital gain, what is long-term capital loss, at what rate the capital gain is taxable, how to compute the capital gain. Then we will discuss then on special asset how to compute the capital gain and what are the deductions available from the capital gain. So these are the point we have to discuss. Now the most important thing that we have to learn is what a capital gain is always arise on your capital asset. So first of all, we will understand that what is capital asset. देखो, section 2 subsection 14 has defined the capital asset. और capital asset का एक definition दिया है, बहुत simple सा definition है, 2 ही लाइन में, but ये 2 लाइन नहीं है, बहुत लंबा definition है कि any property, कोई पण property હોય, whether movable or immovable, connected with the business or profession or not, business जोड़ connected છે કે नहीं, or any securities held by the FII as per the SEBI regulation, okay, are always capital asset even if it is held in stock in trade. Okay, मतलब देखो एक बहुत सिंपल सा डेफिनेशन दे दिया है कि भाई कैपिटल असेट આપણે કોને કહીશું. तो कैपिटल असेट मीन्स व्हाट, देखो यहाँ पे लिख दिया कि एनी प्रॉपर्टी whether it is movable or immovable, कोई पण जनरली આપણા મગજમાં એવું હોય છે કે ભાઈ ઇમૂવેબલ અસેટ એટલે કેપિટલ અસેટ, નો ऐसा नहीं है. ओके, अगर कोई भी असेट है आपके पास, एनी प्रॉपर्टी, ओके, एनी प्रॉपर्टी हेल्ड बाय यू, ओके, कोई भी प्रॉपर्टी है वेदर इट इज मूवेबल और इमूवेबल, ओके, अगर कोई भी प्रॉपर्टी है वो मूवेबल है या इमूवेबल है और वो कनेक्टेड विद द बिजनेस है या नहीं है, लेकिन वो असेट को हम क्या कहेंगे, वी कंसीडर्ड. प्रॉपर्टी का यहाँ मतलब निकालेंगे जी. देखो प्रॉपर्टी का मतलब जनरली हमारे दिमाग में ऐसा था प्रॉपर्टी मतलब ये लैंड बिल्डिंग ये सबको प्रॉपर्टी बोलते हैं. नो, इन लॉ, इन द लैंग्वेज ऑफ द लॉ, प्रॉपर्टी का मतलब होता है ओनरशिप. किसी भी चीज के आप ओनर हो ना तो आप कहोगे मैं ये प्रॉपर्टी मेरी है. कोई घर है क्या आपकी प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी का मतलब ओनरशिप. तब आपके पास कोई भी चीज की ओनरशिप है, ओके, वो चीज मूवेबल है या इमूवेबल है, वो आपके लिए क्या है, कैपिटल असेट. अगर वो बिजनेस से कनेक्टेड है तो भी कैपिटल असेट है, बिजनेस से कनेक्टेड नहीं है तो भी कैपिटल असेट. मतलब कोई पण प्रॉपर्टी ने कैपिटल असेट કહેવાશે, એવું કહેવામાં આવે છે. आप बोलो कि सर कोई पण प्रॉपर्टी ने मूवेबल सॉरी प्रॉपर्टी કહેવાતી હોય, कैपिटल असेट કહેવાતી હોય, તો ડેફિનેશન નો मतलब શું છે. इन लोगों ने क्या बोल दिया, બધી જ અસેટ ને कैपिटल असेट કહેવાય અને પછી કીધું છે, પછી એક્સેપ્શન્સ આપી દીધા છે કે ધીસ આર ધી એક્સેપ્શન્સ. एक लिस्ट આપી દીધું કે આટલી અસેટ ને છોડીને. Okay, so this is the way in which the definition is given. That how the definition is given, the definition is given in this way. Let's see, all the property whether it is movable or immovable connected with the business or not, બધી જ પ્રોપર્ટીને આપણે કેપિટલ અસેટ કહીશું. પછી એવું કીધું છે કે एक्सेप्ट फॉलोइंग, फिर एक्सेप्शंस दे दिए कि इतनी असेट को छोड़ के, मतलब आपको ये याद नहीं रखना है किसको कैपिटल असेट कहते हैं, हर एक असेट को कैपिटल असेट कहेंगे लेकिन इनको छोड़ के, ऐसे करके डेफिनेशन दी है. तो आपको याद क्या रखना है कि व्हाट आर दी एक्सेप्शंस. ओके, यू आर सपोज टू कीप इन योर माइंड व्हाट आर दी एक्सेप्शंस, कि भाई ये उसको कैपिटल असेट नहीं गिनेंगे, इसके अलावा की कोई भी असेट है तो हम उसको कैपिटल असेट गिनेंगे. ठीक है, अभी आप देखिए एक दूसरा पॉइंट भी है कि एनी सिक्योरिटीज हेल्ड बाय द एफआईआई. ओके, एफआईआई का मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर. एफआईआई का मतलब फुल फॉर्म क्या होता है, एफआईआई मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर. कि अगर ये एफआईआई है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, इसने एज पर द सेबी रेगुलेशन, ओके, एज पर द सेबी रेगुलेशन कोई भी सिक्योरिटीज हेल्ड की है, शेयर्स, डिबेंचर, ओके, कोई भी हेल्ड की है, whether for them it is a stock in trade
और whether it is held as a investment, whether it is held as a investment or not, मतलब उनके लिए स्टॉक इन ट्रेड है या नहीं है। ओके, लेकिन अगर मतलब उन्होंने अपने पास कैपिटल असेट रखी है, सॉरी कोई भी सिक्योरिटी रखी है, एफआईआई की कोई भी सिक्योरिटीज है, तो दैट इज ट्रीटेड एज दी कैपिटल असेट, तो उसको हम कैपिटल असेट कहेंगे। और एसआईटी है या नहीं है, लेकिन अगर एफआईआई के पास कोई भी इन्वेस्टमेंट उसने कर रखा है एज पर द सेबी रेगुलेशन और उसके पास कोई सिक्योरिटीज है, तो उसको हम हमेशा कैपिटल असेट कहेंगे। मतलब कैपिटल असेट किसको कहेंगे, दो चीज याद रखनी है, कोई भी एसेट मूवेबल या इमूवेबल कैपिटल असेट है। एफआईआई ने सिक्योरिटीज हेल्ड कर रखी है, वेदर इट इज हेल्ड एज अ स्टॉक इन ट्रेड और नॉट, बट इफ एफआईआई के पास कोई भी प्रॉपर्टी है तो दैट इज आल्सो ट्रीटेड एज व्हाट, दैट इज आल्सो ट्रीटेड एज द कैपिटल असेट, इसको भी हम कैपिटल असेट कहेंगे। ठीक है, नाउ Hello. यस Sir, how security is considered as a capital asset? हाउ Security is considered as a capital asset. सिक्योरिटीज आर ऑलवेज कैपिटल असेट बेटा। ओके, एनी शेयर सिक्योरिटीज ये हमेशा कैपिटल असेट होती है। ओके, जब तक आप उसका व्यापार नहीं करते, उसका ट्रेडिंग नहीं करते, इन्वेस्टमेंट आर कैपिटल असेट। अगर तुम्हारी पास 50 लाख रुपया पड़े थे, 50 लाख रुपया शेयर તમે લઈ લીધા, इट इज योर इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो कैपिटल असेट ही हुआ ना। तो सिक्योरिटीज आर ऑलवेज कैपिटल असेट एंड फॉर द कैपिटल गेन। ओके, डोंट कंसीडर फ्रॉम द एंगल ऑफ द अकाउंटिंग एंगल, और अकाउंटिंग में भी उसको कैपिटल असेट ही कहते हैं। ठीक है, कि कोई भी इन्वेस्टमेंट है तो आपकी कैपिटल असेट ही रहती है वो, इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है। इट इज हेल्ड बाय यू एज ए इन्वेस्टमेंट, इट इज अ कैपिटल असेट। ओके, तो सी एनी प्रॉपर्टी हेल्ड बाय यू whether it is movable or immovable, it is a capital asset। और सिक्योरिटी किसने हेल्ड की है तो कैपिटल असेट है। एनी सिक्योरिटी हेल्ड बाय एफआईआई, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, उसने कोई सिक्योरिटी हेल्ड की है तो वो हमेशा कैपिटल असेट रहेगी, वेदर इट इज हेल्ड एज अ स्टॉक इन ट्रेड और नॉट। ओके, इट इज ऑलवेज कैपिटल असेट। क्या लिखा है, ऑलवेज कैपिटल असेट इवन इफ इट इज एसआईटी। एसआईटी मतलब स्टॉक इन ट्रेड। लेकिन आप ये चीजें ध्यान में रखिए, इतनी चीजें कैपिटल असेट नहीं है, 4 चीजें। तो उसमें देखते कि किसको हम कैपिटल असेट नहीं कहेंगे। पहले तो यहाँ पहले बोल दिया कि कोई भी असेट को हम कैपिटल असेट कहेंगे, वो मूवेबल है इमूवेबल। फिर बोला एक्सेप्शन में कि ये कैपिटल असेट नहीं है। तो देखो, अगर कोई भी चीज आपने ऐसे रखी है, मतलब इफ इट इज अ स्टॉक इन ट्रेड, एसआईटी मतलब स्टॉक इन ट्रेड, if it is held by you as a raw material or consumable, okay, then it is not a capital asset। लेकिन एफआईआई ने स्टॉक इन ट्रेड रखा है तो सिक्योरिटी का, आपको मैंने बताया यहाँ पे, सिक्योरिटी अगर एफआईआई ने रखी है, ओके, सिक्योरिटीज मतलब शेयर्स, डिबेंचर, ये सब। ओके, सिक्योरिटीज मतलब इसका मतलब क्या होता है, शेयर्स, डिबेंचर, ये सबको हम सिक्योरिटीज कहते हैं। लेकिन कोई भी चीज अगर आपने ऐसे रखी है, इफ इट इज हेल्ड बाय यू एज अ स्टॉक इन ट्रेड, देन इट इज नॉट अ कैपिटल असेट फॉर यू। मतलब જે વસ્તુનો તમે વેપાર કરી રહ્યા છો, what is a stock in trade? Stock in trade means a thing for which you are doing a trade। okay, तो what are the exceptions? exception में क्या आएगा कि वन, कि कोई भी चीज का आप व्यापार कर रहे हो तो दैट इज योर स्टॉक इन ट्रेड। अगर आप कोई मैन्युफैक्चरर हो और आपके पास रॉ मटेरियल है तो रॉ मटेरियल आपका स्टॉक इन कैपिटल असेट नहीं कहा जाएगा। और आप कंज्यूमेबल्स यूज कर रहे हो, ओके, कंज्यूमेबल्स आप कॉस्टिंग में पढ़ते हो, कंज्यूमेबल किसको कहते हैं आपको पता है। तो कंज्यूमेबल, स्टॉक इन ट्रेड और रॉ मटेरियल आर नॉट कैपिटल असेट। बट अगर एफआईआई ने सिक्योरिटीज हेल्ड की है और वो भले स्टॉक इन ट्रेड है, फिर भी उसको हम कैपिटल असेट कहेंगे। मतलब જે વસ્તુનો તમે વેપાર કરો છો તો એ તમારા માટે કેપિટલ અસેટ નહીં કહેવાય। ફોર એક્ઝામ્પલ, સી ધીસ ટેબલ ઓન વિચ આઈ હેવ પુટ માય લેપટોપ, ઇટ ઇઝ લાઇંગ ઇન માય ઓફિસ, so it is a furniture। હવે આ ફર્નિચરનો વેપાર કરું છું નો, એ મારા માટે સ્ટોક ઇન ટ્રેડ નથી। તો ફર્નિચર ફોર મી ઇટ ઇઝ વોટ, ઇટ ઇઝ અ કેપિટલ અસેટ। પણ ફર્નિચરની દુકાનવાળો છે, એની ત્યાં આવું ટેબલ પડ્યું છે અને એને વેચવા માટે મૂક્યું છે, તો એના માટે શું છે તો કે સ્ટોક ઇન ટ્રેડ, તો એના માટે કેપિટલ અસેટ કહેવાશે? આન્સર ઇઝ નો। ઓકે, मतलब कोई पण वस्तु हशे, इफ एनीथिंग इज देयर, इफ इट इज हेल्ड बाय यू एज ए स्टॉक इन ट्रेड, मतलब
अगर आपने स्टॉक इन ट्रेड में आपने रखा है तो वो आपके लिए कैपिटल असेट नहीं है। जैसे मेरे लिए घर है, वो मेरा इन्वेस्टमेंट है, वो मेरी कैपिटल असेट ही है। लेकिन बिल्डर के लिए घर है तो वो बेचने के लिए रखा है, तो उसके लिए घर क्या है, स्टॉक इन ट्रेड है। ओके, तो उसके लिए ये कैपिटल असेट कही जाएगी, आंसर इज नो। ठीक है, तो कोई भी चीज का आप व्यापार कर रहे हो, आपके लिए रॉ मटेरियल है, वो कंज्यूमेबल है, स्टॉक इन ट्रेड है, तो दैट इज नॉट ट्रीटेड एज अ कैपिटल असेट फॉर यू। So the same asset for you it is a capital asset, for another person may not be a capital asset. पण આ વસ્તુ તો હંમેશા યાદ રાખવાની, if the security is held by FII, even if it is held as a stock in trade, but it is always treated as what? It is always treated as a capital asset. Okay. Now see, कोई भी चीज अगर आप कैसे यूज कर रहे हो, इट इज अ મૂવેબલ પર્સનલ ઇફેક્ટ. પર્સનલ ઇફેક્ટ મતલબ તમારા પર્સનલ યુઝ માટે તમે જે મૂવેબલ પર્સનલ અસેટ્સ તમે રાખી છે. અહીંયા શરૂઆતમાં મેં તમને એવું કીધું, કોઈ પણ પ્રોપર્ટી છે, ओके, वेदर इट इज मूवेबल और इमूवेबल, इट इज अ कैपिटल असेट. फिर एक्सेप्शन में बोला है कि मूवेबल पर्सनल इफेक्ट है तो वो कैपिटल असेट नहीं कही जाएगी. मूवेबल पर्सनल इफेक्ट मीन्स व्हाट? તમારી પહેરવા ઓઢવાની વસ્તુઓ, ઓકે, or the things which you are using in your routine life, that is your personal effect. Like the mobile phone I am using, it is a personal effect. The clothes I am wearing, it is a personal effect. Okay, matlab the things like furniture which I am using at my home, it is a personal effect. Okay, so personal effect, the things which you and your family member are using for personal purpose, okay, वो कैपिटल असेट नहीं है. हाँ, लेकिन फिर आपको याद रखना है, कुछ चीजें ऐसी है भले वो पर्सनल इफेक्ट है फिर भी उसको कैपिटल असेट कहा जाता है. ओके, तो ये एक चीज याद रखिए, द थिंग्स व्हिच यू आर यूजिंग एट योर होम, ओके, इन योर रूटीन लाइफ, लाइक क्लोथ्स, कार, ओके, टीवी, फ्रीज, फर्नीचर, ओके, तो ये सब क्या है? दिस इज योर पर्सनल इफेक्ट व्हिच यू आर यूजिंग. तो ये पर्सनल इफेक्ट है, वो कैपिटल असेट नहीं है. ओके, पहले स्टार्टिंग में क्या बोल दिया कि एनी एसेट आर ट्रीटेड एज अ कैपिटल असेट, फिर एक्सेप्शन में बोल दिया गया कि पर्सनल इफेक्ट आर नॉट कैपिटल असेट, बट इंक्लूडिंग वियरल अपीयरल, मतलब आप वियरिंग अपीयरल, आप जो कपड़े पहनते हो वो सब, आप फर्नीचर जो यूज कर रहे हो, कंप्यूटर यूज कर रहे हो, लैपटॉप यूज कर रहे हो, ये सब कैपिटल असेट नहीं है, बिकॉज इट इज योर पर्सनल इफेक्ट. ठीक है, बट you should remember कि there are certain assets even though it is a personal effect, मतलब पर्सनली आप यूज कर रहे हो, लाइक सी ज्वेलरी, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन. आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन मतलब ये पुरानी आपके पास कोई मूर्तियां पड़ी है, पुराना मतलब पौराणिक वस्तु. ओके, आपके पास कोई ड्राइंग्स और पेंटिंग और स्कल्पचर पड़ा है, और कोई भी वर्क ऑफ आर्ट है. ओके, भले ये सब पर्सनल इफेक्ट है फिर भी ये सबको हम कैपिटल असेट कहेंगे. ठीक है, तो बाकी सभी पर्सनल इफेक्ट को कैपिटल असेट नहीं कहते, लेकिन ये चार आइटम जो है, ज्वेलरी, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर्स और एनी वर्क ऑफ आर्ट, इवन दो इट इज अ पर्सनल इफेक्ट बट दे आर ट्रीटेड एज अ कैपिटल असेट. ओके, देखो, if the precious stones or metals, okay, are set in the wearing apparel furniture, it is classified into category of jewelry, thus it is a capital asset. For example, माधुरी का घाघरा. ओके, वो देवदास पिक्चर आपने देखा होगा, तो उसमें माधुरी ने कुछ बहुत सारे वेट का घाघरा पहना हुआ था, है ना, और वो मूवी में उसके अंदर गोल्ड और डायमंड लगा हुआ था. ओके, तो और सपोज इफ यू आर वियरिंग अ शर्ट, लेकिन शर्ट के बटन है वो डायमंड के आपने बनवाए, तो आप उसको शर्ट नहीं कहोगे, वो शर्ट को ज्वेलरी में गिनती होगी. वो घाघरा को आप घाघरा नहीं कहोगे, वो उसके अंदर जो तार लगे हैं वो गोल्ड के, उसके अंदर जो मोती लगे हैं वो डायमंड है. ओके, तो उसको हम ज्वेलरी की गिनती में लेंगे और उसको कैपिटल असेट कहा जाएगा. ठीक है, मतलब वियरिंग अपीयरल अगर वो ज्वेलरी के मटेरियल से बना हुआ है तो उसको ज्वेलरी में गिनती होगी. कि लोगों कहते कि भाई शर्ट ने कैपिटल असेट નથી કહેવાય, શર્ટના બટન સોનાના કરાય છે, એટલે कैपिटल गेन एना पर ना भरવો પડે જ્યારે હું શર્ટ क्या વેચું છું. यहाँ बहुत क्लियरली बताया गया है कि अगर कोई भी
असेट लाइक सपोज आई एम यूजिंग माई टेबल, लेकिन टेबल का ऊपर का पूरा सरफेस डायमंड से बना है या गोल्ड से बना है, तो टेबल की गिनती भी ज्वेलरी में होगी। ठीक है, तो सी कोई भी पर्सनल इफेक्ट है वो कैपिटल एसेट नहीं है, लेकिन ये सब पर्सनल इफेक्ट है, लाइक ज्वेलरी है, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन है, ड्राइंग्स है, पेंटिंग्स है, एनी वर्क ऑफ आर्ट है, दे आर ट्रीटेड एज अ कैपिटल एसेट, तो इसको हम कैपिटल एसेट ही गिनेंगे। ठीक है, अगर लैंड है आपके पास तो लैंड इज ऑलवेज कैपिटल एसेट, बट यू शुड रिमेंबर if the land is situated in the urban area it is a capital asset, but if the land is situated in a rural area, रूरल एरिया में अगर लैंड सिचुएटेड है, ओके, तो अर्बन एरिया की लैंड है वो कैपिटल असेट कही जाएगी, लेकिन रूरल एरिया की लैंड है, ओके, तो उसको हम कैपिटल असेट नहीं गिनेंगे। हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा, हम एक्सेप्शंस पढ़ रहे हैं, ये सब असेट कैपिटल असेट नहीं है। पहले बोल दिया ये सब भी असेट, कोई भी असेट को कैपिटल असेट कहेंगे, फिर बताया एक्सेप्शन, भाई रॉ मटेरियल कंज्यूमेबल कैपिटल असेट्स नहीं है, मूवेबल असेट तो कैपिटल असेट नहीं है, जो पर्सनल इफेक्ट है वो आपकी कैपिटल असेट नहीं है, लेकिन ये 4 पर्सनल इफेक्ट है तो उसको हम कैपिटल असेट गिनेंगे, तो ये सब कैपिटल असेट में आएगा। ठीक है, सेम वे लैंड होगी आपके पास, तो अगर वो लैंड रूरल एरिया में सिचुएटेड है तो उसको हम क्या कहेंगे, इट इज नॉट अ कैपिटल असेट। अगर रूरल एरिया में लैंड सिचुएटेड और वो भी उसका पर्पस कौन सा है, एग्रीकल्चरल, यू कैन सी हियर रूरल एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया, अगर आपके पास रूरल एरिया में लैंड सिचुएटेड, वो लैंड एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज होती है, तो वो कैपिटल असेट नहीं है। ओके, नाउ सी व्हाट इज रूरल लैंड। तो रूरल लैंड किसको कहेंगे, तो देखो अगर वो पॉपुलेशन पे डिपेंड करता है कि कौन से एरिया को रूरल कहते हैं। अगर जहां पे पॉपुलेशन ओके 10,000 से ज्यादा है, नॉट लेस देन 10,000, सॉरी, ओके, नॉट लेस देन 10,000, पॉपुलेशन इज लेस देन और इक्वल टू 10,000, जहां पे पॉपुलेशन 10,000, 10 के मतलब 10,000, ठीक है, 10,000 जितना पॉपुलेशन है या तो फिर 10,000 से कम है, ऐसी जगह पे आपकी लैंड सिचुएटेड है, तो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से का जो एरिया है उसके अंदर ही सिचुएटेड जो लैंड है उसको हम क्या कहेंगे, उसके अंदर जो सिचुएटेड है वो लैंड को हम रूरल एग्रीकल्चर लैंड कहेंगे, मतलब उसको हम सिटी नहीं गिनेंगे। आप समझो कि सपोज देयर इज वन स्मॉल टाउन वेयर द पॉपुलेशन इज लेस देन 10,000, ओके, कि 10,000 से कम पॉपुलेशन ये सिटी में है, तो आपकी लैंड को रूरल, तो ये 10,000 से कम, आपका पॉपुलेशन कितना है, 10,000 है या तो फिर 10,000 से कम है, ओके, तो ये सिचुएशन में ये पूरा एरिया है ना, उसको ही हम अर्बन गिनेंगे नहीं, ये पूरा एरिया हम रूरल ही गिनेंगे, और ये पूरा एरिया अगर रूरल है तो ये रूरल एरिया के अंदर अगर यहाँ लैंड सिचुएटेड है तो ये लैंड को हम क्या गिनेंगे, रूरल इट इज यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर पर्पस, इट इज ट्रीटेड एज ए रूरल लैंड एंड सी इट इज नॉट अ कैपिटल असेट, मतलब 10,000 के 10,000 કરતા ઓછા પોપ્યુલેશન વાળી જગ્યા પર તમારી લેન્ડ સિચ્યુએટેડ છે, ઓકે, તો અહીંયા લેન્ડ સિચ્યુએટેડ છે તો ઇટ ઇઝ ઓલવેઝ ટ્રીટેડ એઝ એ नॉन एग्रीकल्चर, सॉरी नॉन कैपिटल असेट इज नॉट ट्रीटेड एज ए कैपिटल असेट। ठीक है, अभी आप देखो अगर जहां पे 10,000 से ज्यादा पॉपुलेशन है लेकिन 1 लाख से कम है, जो जगह पे लैंड सिचुएटेड है, मतलब सॉरी लैंड की बात छोड़ो, आपका सिटी ऐसा है कि जहां पे पॉपुलेशन कैसा है, तो कि भाई 10,000 से ज्यादा है लेकिन 1 लाख से कम है, तो ऐसी सिटी की जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की जो हद होती है उसके, सपोज ये म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की हद है, तो इसके 2 किलोमीटर तक भी कोई लैंड सिचुएटेड है यहाँ पे, तो ये लैंड को हम अर्बन लैंड ही गिनेंगे और वो कैपिटल असेट है, लेकिन ये 2 किलोमीटर के बाहर सिचुएटेड है
तो वो लैंड क्या है? इट इज अ रूरल लैंड। ओके, व्हेन द पॉपुलेशन इज मोर देन 10,000 बट नॉट मोर देन 1 लाख, 1 लाख से ज़्यादा नहीं है, तो वो सिटी के 2 किलोमीटर तक के एरिया में अगर लैंड है, सिटी खत्म हो जाती है और उसके बाद 2 किलोमीटर तक का जो लैंड है उसको भी हम अर्बन लैंड गिनेंगे, और उसके बाहर 2 किलोमीटर के बाद आउटसाइड डी 2 किलोमीटर इज ट्रीटेड एज व्हाट? एग्रीकल्चर लैंड। अगर आपके सिटी का पॉपुलेशन 1 लाख से ज़्यादा है कि 10 लाख से कम है, तो देखो सपोज समझ लो कि मैं हमारा सिटी का पॉपुलेशन 10 लाख से कम है लेकिन 1 लाख से ज़्यादा है, सपोज 7 लाख पॉपुलेशन है, तो ये सिटी है सपोज, तो ये सिटी के 7 किलोमीटर तक कोई भी साइड पे 7 किलोमीटर तक जो लैंड सिचुएटेड है, सॉरी इट्स नॉट 7 किलोमीटर, क्या बताया मैंने आपको, यस 6 किलोमीटर, 6 किलोमीटर तक जो भी लैंड है वो अर्बन लैंड कही जाएगी, और 6 किलोमीटर के बाद की जो लैंड है वो क्या कही जाएगी? रूरल। अगर अर्बन है तो हमेशा कैपिटल असेट है, अगर रूरल है और एग्रीकल्चर है इट इज नॉट अ कैपिटल असेट, ठीक है। और अगर आपके पॉपुलेशन का, सॉरी आपकी सिटी का पॉपुलेशन 10 लाख से ज़्यादा है, तो क्या है कि आपका जो भी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का एरिया है उसके 8 किलोमीटर तक की लैंड है। ओके, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के की जो लिमिट जहाँ पे ख़त्म होती है उसके बाद 8 किलोमीटर तक, मतलब सपोज ये हमारा बड़ौदा सिटी है, सपोज हमारा पॉपुलेशन 10 लाख से ज़्यादा है, बड़ौदा के आजू बाजू में जो 8 किलोमीटर का जो सराउंडिंग होता है, यहाँ पे भी जो भी लैंड सिचुएटेड है, ખબર છે કે 8 કિલોમીટર સુધી તો સિટી 1-2 વર્ષમાં વિકસિત થઈ જ જશે, તો 8 કિલોમીટર સુધીની જે લેન્ડ છે એને આપણે શું કહીશું? વી કોલ્ડ ઇટ એઝ એ અર્બન લેન્ડ, और यहाँ पे कैपिटल, यहाँ पे असेट सिचुएटेड इट इज ऑलवेज ट्रीटेड एज व्हाट? कैपिटल असेट। इन 8 किलोमीटर के बाद का जो एरिया है यहाँ पे लैंड सिचुएटेड वो सब क्या है? इट इज अ रूरल लैंड। इफ इट इज यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर पर्पस so it is then we consider that it is a not a capital asset, और यहाँ पे situated है तो it is treated as a capital asset, understood? So see, अगर रूरल एग्रीकल्चर लैंड है तो आपको देखना है कि रूरल कब कहेंगे उसको, क्योंकि जहाँ पे 10,000 से कम पॉपुलेशन है या 10,000 जितना है तो वो सिटी में पर्टिकुलर सिचुएटेड है, तो भी उसको हम क्या कहेंगे? नॉन एग्रीकल्चर लैंड ही गिनेंगे, सॉरी उसको हम नॉन कैपिटल असेट ही गिनेंगे, इट इज नॉट ए कैपिटल असेट। 10,000 से पॉपुलेशन बढ़ गया और 1 लाख से कम है तो वो सिटी के अंदर की लैंड तो अर्बन कही जाएगी, सिटी के आजू बाजू 2 किलोमीटर तक लैंड है वो भी अर्बन कही जाएगी, 2 किलोमीटर के बाद की जो लैंड है उसको हम रूरल लैंड कहेंगे। अगर रूरल लैंड है और वो एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज होती है तो वी विल नॉट कंसीडर्ड एज अ कैपिटल असेट, बट इनसाइड द सिटी इज देयर और अप टू 2 किलोमीटर फ्रॉम द सिटी इज देयर, इट इज ट्रीटेड एज व्हाट? It is treated as a capital asset, it is treated as urban land, it is treated as a capital asset. Okay, now see, so this is the things that you are supposed to keep in your mind. Okay, now agricultural land किसको कहेंगे? तो एग्रीकल्चर लैंड वही लैंड को हम एग्रीकल्चर लैंड कहेंगे कि जिस दिन हम ट्रांसफर करते हैं उसके 2 साल पहले तक, जिस दिन ट्रांसफर करते हैं उस दिन एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज करते हो तो एग्रीकल्चर ही कही जाएगी, लेकिन उसके 2 साल पहले भी अगर उसको अपना एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज किया है तो दैट इज ऑल्सो ट्रीटेड एज कैपिटल, सॉरी दैट इज ऑल्सो ट्रीटेड एज एग्रीकल्चर लैंड। और एग्रीकल्चर लैंड है रूरल एरिया में सिचुएटेड तो उसको हम कैपिटल असेट नहीं गिनेंगे। तो लैंड यूज फॉर एग्रीकल्चर पर्पस प्रायर 2 years प्रायर टू ट्रांसफर इज ट्रीटेड एज व्हाट? एग्रीकल्चर लैंड। ओके, मतलब जिस दिन ट्रांसफर करते हैं उससे दो साल पहले भी अगर एग्रीकल्चर पर्पस के लिए लैंड का यूज हुआ है so we will call it as what? We will call it as a agricultural land. And if it is agricultural land and if it is situated where in a rural area then it is not a capital asset. Suppose city के बीच में land situated है and it is used for agriculture purpose, we will consider it as a capital asset or not? Answer is yes. આપણે કઈ લેન્ડ ને કેપિટલ અસેટ નથી કહેતા તો કે બે કન્ડિશન સેટિસ્ફાય થવી જોઈએ, રૂરલ એરિયામાં સિચ્યુએટેડ હોય તો રૂરલ એરિયા કોને કહેશો? તો કે સિટીનું પોપ્યુલેશન જોઈને ડિસાઇડ કરીશું કે 10 લાખથી વધારે પોપ્યુલેશન હોય સિટીનું તો કે સિટી પૂરી થાય અને 8 કિલોમીટર સુધીની લેન્ડ પણ અર્બન જ કહેવાશે। ઓકે, અને એના પછીની જો લેન્ડ હશે તો રૂરલ કહેવાશે, ઠીક છે? તો ये आपको लिमिट्स भी याद रखनी है, मतलब 2 कंडीशन, रूरल एरिया में लैंड सिचुएटेड है और वो एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज होती है तभी वो लैंड को हम एग्रीकल्चरल लैंड कहेंगे, अदरवाइज वी विल कॉल इट एज ए रूरल लैंड। ओके,
अगर ये रूरल लैंड है और एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज हो रही है तो कैपिटल एसेट नहीं है। लेकिन अर्बन लैंड है तो इट इज ऑलवेज कैपिटल एसेट इवन दो इट इज यूज फॉर एग्रीकल्चर पर्पस और नॉट। लेकिन अर्बन एरिया में लैंड सिचुएटेड है तो वो हमेशा कैपिटल एसेट रहेगा। और सी द नेक्स्ट द लास्ट पॉइंट इज अ गोल्ड बॉन्ड और गोल्ड सर्टिफिकेट। ओके, मतलब आपने गोल्ड बॉन्ड तो सुना होगा कि गवर्नमेंट इश्यूज और बैंक्स इश्यूज द गोल्ड बॉन्ड। तो गोल्ड बॉन्ड गवर्नमेंट क्या करती है, गोल्ड बॉन्ड इश्यू करती है। गोल्ड बॉन्ड में आपने इन्वेस्टमेंट किया। गोल्ड बॉन्ड कैसे मैकेनिज्म काम करता है कि जैसे जैसे सोने का भाव बढ़ता है वैसे वैसे वही डायरेक्शन में आपके वो सर्टिफिकेट और गोल्ड बॉन्ड आपके पास है उसकी प्राइस भी बढ़ती है और वो पैसा आपने जहाँ पे वो बॉन्ड में इन्वेस्ट किया उसका आपको इंटरेस्ट भी मिलता है। तो अगर आप ऐसा प्लान कर रहे हो कि लेट मी इन्वेस्ट इन दी गोल्ड, तो गोल्ड से अच्छा है यू इन्वेस्ट इन दी गोल्ड बॉन्ड। કારણ કેમ કે સોનાનો ભાવ વધશે ને તો કે ગોલ્ડ બોન્ડનો પણ ભાવ વધી જશે અને સોનું તમારા ઘરમાં પડી રહ્યું હશે તો એના પર ક્યારે તમને ઇન્ટરેસ્ટ નહીં મળે। ગોલ્ડ બોન્ડમાં તમે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કર્યું હશે તો એ પૈસાનું તમને ઇન્ટરેસ્ટ પણ મળશે। ओके, तो गोल्ड बॉन्ड और गोल्ड डिपॉजिट सर्टिफिकेट, और देखो यहाँ सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि गोल्ड बॉन्ड और गोल्ड सर्टिफिकेट आर नॉट अ कैपिटल एसेट। इसको हम बेचते हैं और उसमें कोई गेन होता है तो इट इज नॉट टैक्सेबल बिकॉज गोल्ड बॉन्ड्स आर नॉट ट्रीटेड एज अ कैपिटल एसेट। So it is better to invest in the gold bond than the gold। કે સોનું વેચશો તો સોનું શું છે તો કે જ્વેલરી, જ્વેલરી તો કે પર્સનલ ઇફેક્ટ છે પણ એને હંમેશા એક એ એક્સેપ્શનમાં આવે છે। તો જ્વેલરી ઇઝ અ કેપિટલ એસેટ। ઓકે, પ્રેશિયસ સ્ટોન ઇઝ અ કેપિટલ એસેટ, પ્રેશિયસ मेटल इज अ कैपिटल एसेट। तो सी अगर गोल्ड बॉन्ड आप तो ये सब कैपिटल एसेट है तो इट इज बेटर टू इन्वेस्ट योर मनी इन दी in the gold bond because gold bond or gold certificate are not a capital asset। so this was the definition of the capital asset। understood? तो देखो कैसे हमने डेफिनेशन इसको पढ़ा। देखो यहाँ से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव आपको आ सकते हैं तो यू लर्न इट वेरी केयरफुली। ओके, कि भाई व्हाट इज कैपिटल एसेट। तो कैपिटल एसेट का बहुत सिंपल सा डेफिनेशन दिया कि व्हाट इज कैपिटल एसेट, कोई भी एसेट को हम कैपिटल एसेट कहेंगे। एनी एसेट ओके इज ट्रीटेड एज अ कैपिटल एसेट। ओके, तो कोई वेदर इट इज मूवेबल और इमूवेबल, कोई भी एसेट है वेदर इट इज यूज्ड फॉर बिजनेस और नॉट यूज्ड फॉर बिजनेस, बट कोई भी एसेट है तो हम उसको कैपिटल एसेट कहेंगे, ऐसा डेफिनेशन दे दिया। और एक चीज तो बहुत क्लियरली बोल दी कि अगर एफआईआई ने कोई सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट किया है तो एफआईआई का सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट है तो इट इज ऑलवेज ट्रीटेड एज अ कैपिटल एसेट। तो ये तो इतना बोल दिया कि कोई પણ એસેટ ને કેપિટલ એસેટ કહીશું। ઓકે, પછી તમને છેલ્લે આપ્યું બે એક્સેપ્શન, આટલી એસેટ ને કેપિટલ એસેટ નહીં કહેવાય। તો એ કઈ કઈ એસેટ ને કેપિટલ એસેટ ના કહેવાય તો એક તો કે જે વસ્તુ તમે બિઝનેસ કરો છો તો ધ થિંગ્સ વિચ આર હેલ્ડ બાય યુ એઝ અ સ્ટોક ઇન ટ્રેડ or you have held as a raw material or if you have held as a consumable then it is not a capital asset। दूसरा हमने देखा कि कोई भी अपनी पर्सनल इफेक्ट है तो पर्सनल इफेक्ट्स आर नॉट अ कैपिटल एसेट इंक्लूडिंग वियरिंग अपीयरेंस एंड फर्नीचर। तो ये आप जो पर्सनल यूज के लिए आप और आपके फैमिली मेंबर यूज करते हो तो इट इज नॉट अ कैपिटल एसेट। लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन दे दिए कि भाई ज्वेलरी, आर्कियोलॉजिकल कनेक्ट, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, ड्राइंग्स, पेंटिंग, स्कल्पचर और एनी वर्क ऑफ आर्ट, એટલે કોઈ આર્ટિસ્ટિક વર્ક હોય જેની કિંમત તમને વધારે આવે તો એ બધી વસ્તુ ભલે તમારી પર્સનલ ઇફેક્ટ છે પણ એને પર્સનલ ઇફેક્ટ આપણે નથી ગણતા। એનો મતલબ આ શું છે, આ બધી વસ્તુને આપણે શું ગણીશું, इट इज अ कैपिटल एसेट। थर्ड हमने देखा कि अगर आपके पास लैंड है वो लैंड कैसी है तो कि भाई रूरल एरिया में सिचुएटेड है और उसका यूज कहाँ पे हो रहा है तो कि एग्रीकल्चर के लिए। अगर ये तीनों क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो रहा है, लैंड है, लैंड रूरल एरिया में सिचुएटेड और एग्रीकल्चर पर्पज, तो ये कैपिटल एसेट है। तो आंसर इज नो। लेकिन अगर लैंड अर्बन है वो कैपिटल एसेट है, अर्बन लैंड इज ऑलवेज कैपिटल। ये रूरल और अर्बन कैसे डिसाइड करेंगे, उसके लिए आपको मैंने बताया पॉपुलेशन का क्राइटेरिया कि भाई 10 लाख से कम पॉपुलेशन आपका सिटी का है तो उसको वो पूरा एरिया ही रूरल है। 10 लाख से कम पॉपुलेशन है ओके 10,000 से कम पॉपुलेशन है तो वो सिटी के अंदर ही लैंड सिचुएटेड है और तो वो लैंड को हम रूरल ही गिनेंगे। ठीक है, अगर पॉपुलेशन 10 लाख से बढ़ गया, 10,000 से बढ़ गया लेकिन 1 लाख से कम है तो एक इसमें हमने क्या देखा कि भाई ये सिटी के 2 किलोमीटर तक लैंड सिचुएटेड है तो अर्बन है, 2 किलोमीटर के बाद की लैंड क्या है तो क्या रूरल है। ठीक है, अगर पॉपुलेशन आपका 1 लाख से बढ़ गया लेकिन 10 लाख तक है
ओके 10 लाख से नहीं बढ़ा, तो 6 किलोमीटर तक अगर लैंड सिचुएटेड है तो वो अर्बन है, 6 किलोमीटर के बाद के जो है वो क्या है, रूरल। अगर 10 लाख से पॉपुलेशन बढ़ गया तो क्या आपके सिटी की 8 किलोमीटर तक की जो लैंड है वो अर्बन है, और 8 किलोमीटर के बाद की जो लैंड है वो रूरल है। ओके, और ये सभी लैंड अर्बन रूरल अकेला नहीं देखना है, साथ में हमें ये भी देखना है कि इट शुड बी यूज फॉर एग्रीकल्चर, इट शुड बी यूज फॉर द लैंड शुड बी यूज फॉर एग्रीकल्चरल पर्पज। एग्रीकल्चर पर्पज के लिए वो लैंड यूज हुई होनी चाहिए, तभी हम लैंड को रूरल गिनेंगे, या ओके अदरवाइज इट इज अर्बन। ठीक है, तो लास्ट में हमने देखा कि अगर आपके पास कोई गोल्ड बॉन्ड है, गोल्ड बॉन्ड है आपके पास, या गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड है, ओके, तो वो गोल्ड बॉन्ड, गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड है, तो वो इसको हम कैपिटल से गिनेंगे। आंसर इज नो, इट इज फॉलिंग अंडर दी एक्सेप्शनल कैटेगरी। तो सी उसको हम, वो एक्सेप्शन में फॉल होता है, तो हम उसको कैपिटल असेट नहीं गिनेंगे। अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू द डेफिनेशन ऑफ द कैपिटल असेट। तो यहाँ से काफी सारे ऑब्जेक्टिव आ सकते हैं, तो यू लर्न दिस डेफिनेशन वेरी मच प्रॉपरली। ओके, नाउ दी अनदर डेफिनेशन इज द डेफिनेशन ऑफ ट्रांसफर। देखो आपको मैंने बताया कि सिर्फ कैपिटल असेट होने से कोई गेन नहीं होता। व्हेन द कैपिटल गेन इज टैक्सेबल, द कैपिटल गेन इज टैक्सेबल, आपको मैंने बताया तो व्हेन देयर शुड बी कैपिटल असेट। So we have understood that what is capital asset. Now we are supposed to understand that what is transfer. If the asset is transferred, so capital asset अकेले होने से कैपिटल गेन नहीं हो जाता। कैपिटल असेट आपको ट्रांसफर करनी है, और वो ट्रांसफर होने के बाद उस पर आपको गेन होना चाहिए, तो टैक्स लगेगा। तो आपको ये देखना है कि भाई ट्रांसफर हुआ है या नहीं। भाई ट्रांसफर किसको कहेंगे, व्हाट इज ट्रांसफर। ओके, तो व्हाट इज ट्रांसफर, सपोज आई एम गिविंग माय प्रॉपर्टी टू माय सन एज अ गिफ्ट, विल इट बी ट्रांसफर, आंसर इज नो, इट इज नॉट अ ट्रांसफर। ओके, तो व्हाट इज ट्रांसफर, so here the definition, section 2 subsection 47 has given the definition of transfer. Okay, so what is transfer, देखो transfer include the sale, exchange और relinquishment of asset। ओके, अगर आप सेल करते हो, एक्सचेंज करते हो और असेट को रिलाइंक्विश करते हो, देन दैट इज ट्रीटेड एज व्हाट, ट्रांसफर। ओके, सेल समझ में आया आपको, ओके, एक्सचेंज समझ में आया, रिलाइंक्विशमेंट you may not have understood. Okay, so let us understand. Okay, what is transfer? The term transfer include what? Sale. Sale સમજાય આપણે. મારી પાસે કેપિટલ અસેટ છે, બરાબર, 5 લાખની અસેટ હતી અને એને મેં 7 લાખમાં વેચી. પૈસા કેવી રીતના લીધા? સોરી, how I have received the consideration, okay, monetary consideration. ઓકે, मतलब મને જે પૈસા મળ્યા એ 7 लाख रुपया रोकड़ा के नो चेक મળે, तो दिस इज कॉल्ड व्हाट, कि आप चीज को बेचते हो और सामने कंसिडरेशन कौन से फॉर्म में लेते हो, पैसे के फॉर्म में, इसको हम सेल कहेंगे। नाउ द क्वेश्चन अराइज इज दैट वेदर द सेल इज अ ट्रांसफर और नॉट। डेफिनेशन सेज यस, सेल इज अ ट्रांसफर, सेल को हम ट्रांसफर ही गिनेंगे। सपोज इफ यू डू द एक्सचेंज, तो एक्सचेंज इज अ ट्रांसफर और नॉट। एक्सचेंज मतलब समझ लो कि मेरे पास 5 लाख का एक घर निजामपुरा में सिचुएटेड है, ठीक है, मेरे फ्रेंड का दूसरा घर है, वो 7 लाख जिसकी वैल्यू है वो अलकापुरी में सिचुएटेड है, लेकिन मुझे निजामपुरा अच्छा नहीं लगता, मेरे फ्रेंड को अलकापुरी अच्छा नहीं लगता। हम दोनों ने डिसाइड किया लेट अस एक्सचेंज। मैं उसके निजामपुरा वाले घर में रहने, सॉरी वो मेरे निजामपुरा वाले घर में रहने आ गया, मैं उसके अलकापुरी वाले घर, मतलब दोनों ने हमने घर ट्रांसफर ही कर लिए परमानेंटली। ठीक है, हमने ये सब किया, तो will it be treated as a transfer? Answer is yes. Suppose if you do the exchange, okay, exchange मतलब असेट के बदले में असेट देते हो, तो देखो यहाँ 5 लाख का घर के बदले में 7 लाख का घर रिसीव कर रहा है, ये 2 लाख का मुझे गेन हो रहा है। will it be taxable? Answer is yes, because exchange is a transfer। तो अगर आप एक्सचेंज करते हो तो दैट इज ऑल्सो ट्रीटेड एज अ ट्रांसफर। नाउ रिलाइंक्विशमेंट ऑफ असेट, सपोज आप असेट को रिलाइंक्विश ही करते हो, रिलाइंक्विश मीन्स टू एंड द असेट, आप असेट को एंड कर देते हो, असेट का लाइफ खत्म हो जाता है, ओके, ड्यू टू सम लीगल कंडीशन पुट ऑन दैट, एंड इफ द असेट इज गेट रिलाइंक्विश, ओके, ओके,
तो सी रिलाइंक्यूसमेंट का मतलब क्या होता है कि असेट इज गेट रिलाइंक्यूस का मतलब क्या होता है कि सपोज समझ लो कि मैंने 1000 रुपये के प्रेफरेंस शेयर्स लिए थे, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है, और उसकी टर्म 7 साल की थी। 7 साल कंप्लीट हो गए, शेयर्स क्या हो जाएगी, अभी रिडीम हो गए, मतलब जो कंपनी में मैंने इन्वेस्टमेंट किया था वो कंपनी को मुझे ये शेयर्स वापस दे देने हैं, कंपनी मुझे वो पैसा वापस देगी। अभी 1000 रुपये के लिए थे, उसने प्रीमियम से रिडीम किया, मुझे 12,000 मिला, ठीक है। आई हैव रिसीव्ड 2000 रुपीज। नाउ दिस क्वेश्चन अराइज इज दैट दिस 2000 इज गेन और नॉट। तो देखो प्रेफरेंस और कैपिटल असेट है, आंसर इज मैंने आपको बताया कि शेयर्स और सिक्योरिटी हमेशा कैपिटल असेट है, इफ इट इज नॉट हेल्ड एज अ स्टॉक इन ट्रेड। स्टॉक इन ट्रेड अगर आपका व्यापार ही यही है कि शेयर को ले बेच करते रहते हो, ट्रेडिंग करते रहते हो इंट्राडे में, तो शेयर आपके पास जो पड़े हैं वो आपके लिए क्या है, स्टॉक इन ट्रेड। लेकिन आपने शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया है, ओके, और ट्रेडिंग नहीं कर रहे हो आप शेयर में, तो वो शेयर्स आपके लिए क्या है, जो कि कैपिटल असेट। तो अगर आपने प्रेफरेंस शेयर में इन्वेस्टमेंट किया, 7 साल के लिए पैसा रखा, तो वो प्रेफरेंस शेयर आपके लिए क्या है, कैपिटल असेट। उसके बाद रिडीम होता है, तो रिडम्पशन पे आपको 2000 रुपया फायदा होता है ना, ये कैपिटल असेट है। लेकिन ये रिडम्पशन, जो रिडम्पशन का जो प्रोसेस है, विल इट बी ट्रीटेड एज अ ट्रांसफर, इसको हम ट्रांसफर कहेंगे, आंसर इज यस। तो ये असेट क्या होती है, 7 साल कंप्लीट हो गया, असेट का अंत हो जाएगा, आप उस कंपनी को उसके शेयर्स वापस दे देंगे, कंपनी आपको पैसे वापस दे देंगे, ठीक है। तो ये ऐसा सब हो रहा है। तो विल इट बी ट्रीटेड एज अ कैपिटल असेट, सॉरी विल इट बी ट्रीटेड एज ट्रांसफर, यस। तो रिलाइंक्विशमेंट मींस व्हाट, असेट का लाइफ का अंत आता है, लाइक शेयर्स आर रिडीम, ओके, और डिबेंचर्स आर रिडीम, ओके, तो दैट इज कॉल्ड व्हाट, दैट इज called as a relinquishment. Suppose if you are relinquishing any asset, then on that if any gain is arise, that is taxable. So relinquishment of asset आपको समझ में आया, तो relinquishment of asset करते हो तो that is also treated as what, transfer, okay. Now see extinguishment of right in the asset. Suppose if you are extinguishing any right which is lying in your asset, सपोज एक्सटिंग्विशमेंट का मतलब आपके पास कोई, आप पूरी असेट नहीं बेच रहे हो, लेकिन असेट के अंदर आपका कोई राइट है, वो आप जाने देते हो और वो राइट बेच देते हो। सपोज मैंने, मारा फ्रेंड एक બિલ્ડિંગ પરચેસ કરી, બે જણાએ ભાગીદારી, ઓકે, એમાં હું બિલ્ડિંગ નથી વેચી દેતો, અને મારા ફ્રેન્ડને એવું કહું છું કે આ બિલ્ડિંગમાં જે મારો રાઈટ છે ને હું જતો કરું છું, તું લઈ લે, ओके। तो मैंने अपना से राइट जाने दिया कि भाई बिल्डिंग के अंदर जो मेरा राइट था, बिल्डिंग को बेचने का, बिल्डिंग के जो भी राइट्स थे मेरे पास, दैट आई हैव ट्रांसफर। तो सपोज मैंने और मेरे फ्रेंड ने 10 लाख में 5-5 लाख रुपए निकाल के बिल्डिंग परचेस की थी, ठीक है। अभी मैं बिल्डिंग किसी को बेच नहीं रहा हूँ, मेरा फ्रेंड भी किसी को नहीं बेच रहा हूँ, लेकिन मैं क्या बोलता हूँ मेरे फ्रेंड को, भाई तू मैंने 7 लाख रुपया आपी आती हूँ बिल्डिंग में पार्टनर नहीं, ओके, तो मैंने 7 लाख आपी दे, मैं कितना आपता हूँ जયારે खरीदी ત્યારે तो कि 5, અત્યારે મને 7 મળે, so I have extinguished my right in the asset. I have not transferred the building, but whatever right was there in my building, my right in the building, that I have transferred. I have extinguished my right. મારો right મેં જતો કર્યો. तो will it be treated as a transfer? Answer is yes. 5 લાખ આપ્યા હતા, 7 લાખ મળે, 2 લાખ કેપિટલ ગેઇન ટેક્સેબલ. તમે કીધું બિલ્ડિંગ વેચે જ નથી, તો શું વાંધો નહીં, વેચે નથી, that is not a issue. Okay. Just a minute. Hello, હા વિરાજ. ઓફિસે જ છું, હા, પેલો રહી ગયો યાર, હવે જોઈએ હવે નિવાસી કે હું જોઈ જાઉં, 8 વાગ્યા સુધી હોય કે 9 વાગ્યા સુધી હોય, હે ને, તો લઈ લઉં છું, હમણાં ક્લાસ પૂરો થાય ને તો હું લઈ લઉં. So see, suppose if you are extinguishing your right in the asset, it is treated as a transfer. So આપણા મગજમાં એવું છે કે ટ્રાન્સફર એટલે સેલ, but this extinguishment of right in the asset is also treated as a transfer. Now compulsory acquisition of capital asset under any law. अगर आप कोई असेट को बेचना नहीं चाहते, लेकिन गवर्नमेंट ले लेती है आपसे, गवर्नमेंट क्या ले असेट ले लेती है, तो वो समझी लो कि मारू एक सरस लैंड सिचुएटेड है, ओके। હવે એ लैंड, अभी मैं अपनी ये ऑफिस में बैठा हूँ, आपको ये ट्रेन का आवाज सुनाई देता होगा, एग्जैक्ट रेलवे स्टेशन के टच मेरी ऑफिस है, प्लेटफॉर्म नंबर 1 के पास है, ठीक है। अभी यहाँ बोल रहे हैं कि भाई ये बुलेट ट्रेन आने वाला है, तो बुलेट ट्रेन आने वाला है, तो बुलेट ट्रेन की वजह से मेरी असेट, मतलब ये ऑफिस जाने वाली है उधर, बुलेट ट्रेन में कटिंग में जाएगी, मैं बोलूंगा नहीं, मुझे नहीं बेचनी है असेट, तुम्हारे बुलेट ट्रेन लाओ तो કેટલી બાજુથી લઈ જાઓ, આ બાજુથી નહીં,
तो ऐसा चलेगा? नहीं चलेगा, मुझे बेचनी ही पड़ेगी। तो दैट इज कॉल्ड द कंपल्सरी एक्विजिशन। तो कंपल्सरी एक्विजिशन, गवर्नमेंट आपसे लैंड दे लेती है। सपोज आपके पास कोई लैंड है, अंदर से ऑयल निकलता है, ठीक है, आप बोलोगे अभी मैं करोड़पति हो गया, ऐसा नहीं होगा। अंदर से ऑयल निकला है तो जमीन गवर्नमेंट लाई ले सकती है हमारी पास। तो ये केस में अगर ऐसा कुछ होता है तो दैट इज कॉल्ड अ कंपल्सरी एक्विजिशन। और कंपल्सरी एक्विजिशन में अगर आपकी लैंड गई, विल बी ट्रीटेड एज ट्रांसफर, आंसर इज यस। पॉइंट नंबर 4 आपको मैंने काफी बार बताया है कि अगर आपके पास कोई कैपिटल असेट है दैट यू कन्वर्ट इनटू स्टॉक इन ट्रेड। मेरी ऑफिस में फर्नीचर अब तक पड़ा था, सॉरी, अब तक कोई कैपिटल असेट, सपोज मैं ज्वेलरी का बिजनेस कर रहा हूँ, गोल्ड का प्राइस बढ़ गया, ओके, सॉरी, कैपिटल असेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड। अभी मेरे घर में भी कुछ सोना पड़ा था, ओके, सॉरी, आपके पास कोई कैपिटल असेट, घर में सोना पड़ा है, कैपिटल असेट है, उसको मैं बेचने के लिए अपने दुकान में रख देता हूँ। तो दैट इज कॉल्ड व्हाट? दैट इज कॉल्ड द कन्वर्जन ऑफ कैपिटल असेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड। सपोज एक सोफो में मारा दुकान में मारा वापरवा માટે રાખ્યો તો, પણ કોઈ ભાવ સારો આવે છે તો હું સોફાને વેચી દઉં છું એને પણ। तो सी दैट इज कॉल्ड व्हाट? कैपिटल असेट को मैं स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट कर देता हूँ, तो दैट इज आल्सो ट्रीटेड एज अ ट्रांसफर, और उसमें जो गेन होगा टैक्सेबल होगा। जीरो कूपन बॉन्ड मैंने आपको पढ़ाया हुआ है आगे कैपिटल पीजीबीपी में, और जीरो कूपन बॉन्ड के रिडम्पशन को भी हम क्या कहेंगे? इट इज आल्सो ट्रीटेड एज ट्रांसफर, ओके। और सी, अगर आप पोजीशन किसी को देते हो, जैसे परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ओके, दैट इज आल्सो ट्रीटेड एज ट्रांसफर। सपोज मैं कोई बिल्डर हूँ, कोई कलर वाला आया, बोला कि पूरी पूरी बिल्डिंग में मैं कलर कर दूंगा, मुझे एक फ्लैट दे देना। So what you are doing as a performance of the contract, you are giving the property to that person. So will it be treated as transfer? Answer is yes. Okay. What's it? The last point is other transaction which have a effect of transfer the enjoyment of movable property. अगर आप किसी को इमूवेबल प्रॉपर्टी के एंजॉयमेंट के सभी राइट दे देते हो, तो दैट इज आल्सो ट्रीटेड एज अ ट्रांसफर, ओके, दैट इज आल्सो ट्रीटेड एज अ ट्रांसफर। जैसे अपना यहाँ ये जन महल बना है, समझ लो कि ये कोई पर्सनल पर्सन की असेट है, वो आपको 100 साल के लीज पे असेट दे रहा है, मतलब ही हैज गिवन ऑल द राइट्स टू यू, तो विल इट बी ट्रीटेड एज ट्रांसफर? यस। में 12 साल से ज्यादा पीरियड के लिए किसी को आप लीज पे प्रॉपर्टी देते हो, तो दैट पर्सन बिकम्स एज गुड एज ओनर, तो उसको भी हम ट्रांसफर ही गिनते हैं, ठीक है। तो सी दिस ऑल 7 transactions are treated as a transfer, and if any gain is arise on them, then it is taxable. So that what is transfer? Sale, exchange, relinquishment of asset, extinguishment of any right in asset, compulsory acquisition of any asset under any law, conversion of capital asset into stock in trade, maturity or redemption of zero coupon bond, ZCB मतलब zero coupon bond, or suppose if you give the property to someone, immovable property, as a part performance of contract, or if you give all the right attached with the land to the someone, attached to the property to someone, okay, then that is also treated as a transfer, okay। so these are the transaction of transfer, okay। अगर ट्रांसफर है, अगर कैपिटल असेट है और साथ में क्या हुआ है, उसका ट्रांसफर हुआ, and if any gain is arise, then it is taxable under their capital gain। Suppose if there is no capital asset and if you do the transfer, capital gain में नहीं taxable होगा, or suppose there is a capital asset but the transfer do not take place, then also capital gain will not arise। Capital gain arise only if these two things are happen. One, that there should be a capital asset, and second is what? It should be transferred, then and then the capital gain is arises, okay। Here I am concluding my lecture। देखो, अगर मैं वीडियो लेक्चर लेता हूँ और इसमें ये आता है नीचे वाले सब पॉइंट, तो हमारे सिलेबस में रहेगा, वो मैं आपको 2 तारीख को बता दूंगा। लेकिन आपको पीजीबीपी करना है, ये जो डेफिनेशन 2 पढ़ाई वो करनी है, कल परसों 2 तारीख का आपको जो वीडियोज आएंगे वो करने हैं, ठीक है। तो इन दिस वे यू आर सपोज टू प्रिपेयर, बट पीजीबीपी पूरा आप कंप्लीट कर दीजिए, ठीक है। कल छुट्टी आप पढ़ लीजिए एक बार, ठीक है, वहां से आपको ऑब्जेक्टिव टेस्ट आएंगे, ठीक है। यस, हेलो हेलो, सर, यू वर सेड टू डिस्कसिंग एमसीक्यू। हाँ